We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने समाजी विज्ञान के इतिहास के पहले पाठ का फ्रांसीसी क्रांति में 3 पाठ को देख चुके हैं और हमारा चौथा पाठ है। तीसरे पाठ में हमने देखा कि नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया जाता है और फिर 21 सितंबर 1972 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया जाता है और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर लुई 16वीं को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई जाती है। और उसके बाद सरकार के शुरू में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बनता है। और उसके बाद इन मूल्यों में आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? इसमें एक चित्र दिखाया गया है कि कैसे एक महिला घोड़े पे सवार है और पीछे अन्य महिलाएं हैं। करा कि वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, यानी कि यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस के वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर के लौटी थी। कह रहा है कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि उन्होंने सोच लिया था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी हक के लिए सरकार हमारी जरूर सुनेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, यानी जीविका निर्वाह जिस पे जीवन जिया जाता है। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरेलू काम करती थी। यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करती रहती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन वर्गों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेज के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ती थी। यानी कि तीसरे स्टेज यानी कि जो धनी व्यक्ति थे, मात्र उन्हीं घर की लड़कियां ही स्कूल में जाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा करके रोटी लाना और बच्चों को देखरेख आदि करना पड़ता था। और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम होती थी। यानी कि जितनी मजदूरी पुरुषों की होती थी उतनी मजदूरी इनकी नहीं होती थी। करा कि महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक क्लब शुरू किए। यानी कि वो भी राजनीतिक क्लब में चली गईं और अपना अखबार निकाली और फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 कलम अस्तित्व में आए। यानी कि उस समय महिलाओं के कितने क्लब थी? 60 थे। करा कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन, यानी कि सबसे मशहूर क्लब था। यानी कि ये जो नाम दिया गया है ये सबसे मशहूर था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। उनकी ये प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई थीं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिया जाए। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाए तथा राजनीतिक पदों की मांग की। करा कि प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में भी सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। यानी कि प्रारंभिक वर्षों में जो क्रांतिकारी सरकार थी वह महिलाओं के सुधार के लिए कुछ कानून बनाए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के स्थान के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा का अनिवार्य बना दिया। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना जाता है, यानी कि उनके स्वयं के इच्छा के अनुसार। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इस अर्जी में देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार
महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं और कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थीं। फिर कहा कि मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों से चलता रहा और मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलनों के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीति सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। कब? यानी कि इतनी सारी लड़ाइयों लड़ने के बाद, इतना स्वयं जीविका चलाने के बाद उन्होंने 1946 में अपना मताधिकार हासिल कर लिया। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, दास प्रथा का उन्मूलन, कि किस तरीके से दास प्रथा समाप्त होती है। कहा कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जो जैकोबिन का शासन था उसमें सामाजिक सुधारों में से एक था क्या? दास प्रथा। यानी कि उसने क्या किया? दास प्रथा को सुधारा था। कैरिबियाई उपनिवेशिक मार्टिनिक, गाडेलाप और सैन डोमिंग तंबाकू, नील, चीनी एवं काफी जैसी वस्तुएं महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश से जाने और काम करने के लिए प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पे जहाज से ले जाया जाता था। क्या? दासों को, यानी कि दास का वहां पे व्यापार होता था और जहां वे स्थानीय सौदागरों से दास खरीदे जाते थे और दासों को दाग करके एवं हथकड़ियां डाल करके अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। जो बड़े बड़े बागान मालिक होते थे उनके हाथों उन्हें बेच दिया जाता था और दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, काफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कार्य समृद्ध नगर बन गए, यानी कि वह वैभवशाली नगर बन गए। उसके बाद 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई और नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास प्रथा पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून नहीं दिया गया। लेकिन अंततः 1794 ने कन्वेंशन यानी कि जो नेशनल असेंबली का न्यू नाम रखा गया था, फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया, यानी कि फिर से दासों को मुक्त करने का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा और फिर 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू की, यानी कि जैकोबिन ने उस दास प्रथा को समाप्त किया और फिर से नेपोलियन ने क्या किया? उसे पुनः शुरू कर दिया और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने के लिए स्वतंत्रता मिल गई। यानी कि जो अफ्रीकी निग्रो लोग थे, यहाँ पर निग्रो का अर्थ भी दिया गया है। करा कि अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि निग्रो अफ्रीकी लोगों के लिए एक अपमानजनक शब्द है जिसे शायद अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। उन्मूलन मतलब 1848 में दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया। फिर से हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है क्रांति और रोजगार की जिंदगी, की किस तरीके से क्रांति हुई और कैसे रोजगार की जिंदगी बदली। कह रहे कि ब्रास्टिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेसरशिप की समाप्ति और प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने लगे और बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़
आ गई और जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंचे। यानी कि इतनी अत्यधिक मात्रा में किताबें छपी कि बहुत ज्यादा हो गई। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं में परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। यानी कि उन किताबों में जो फ्रांस में घटनाएं होती थी उन सभी घटनाओं की ब्यौरा होती थी। और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम से का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की जाती थी। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक और दार्शनिक के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए संभव था। यानी कि जो कम लोग थे बस मात्र वही किताबें पढ़ सकते थे। जो अनपढ़ लोग थे वो किताबें नहीं पढ़ पाते थे और वो देश के बारे में क्या घटनाएं घट रही हैं ये सब चीजें नहीं जान पाते थे। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है। क्या करा कि मरा जनता को संबोधित करते हुए लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र। करा कि इस अध्याय में से मरा के बारे में आपको क्या याद है, उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। अब आता है हमारा पूरे इस पाठ का सारांश यानी कि लास्ट पॉइंट। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों को विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटा करके उसने नए साम्राज्य बनाए। यानी कि जो पुराने राजवंश थे, जो पुराना राजा थे, उसने हटाकर क्या नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। यानी कि जो उसका मेन रिश्तेदार था वो उसी को दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था कि वही सबसे अग्र है, तेज है, बहादुर है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। किसकी? नेपोलियन की। और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आ गया। ये क्या है? उसका आल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। ये कौन है? नेपोलियन का चित्र है। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट इतिहास का क्लास 9th का पहला पार्ट इतिहास का समाप्त होता है। और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा 2 बार 4 बार। अच्छा, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको नोट कर लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण तिथियां दी गई उसे नोट कर लीजिएगा और इसके बाद से आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर इसका नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।